चुनाव में गड़बड़ी, वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी। कांग्रेस पार्टी डेटा के साथ बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कई दिनों से। वोटिंग लिस्ट में कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ गड़बड़ी पहले भी होता था। तो अब जो हो रहा है उसको उनसे अलग, उनसे ज्यादा गहरा, उनसे ज्यादा खतरनाक क्यों बोला जा रहा है? बिहार में चुनाव आने वाला है और बिहार एक राज्य है जहां बहुत से राजनीतिक दल सत्ता में आए हैं, गए हैं, लेकिन बिहार सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे कुपोषित राज्य बनकर रहा है। तो इस बार कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और बाकी दलों का जो महागठबंधन है, उसमें बिहार की जमीन के लोगों के लिए कोई ठोस परिवर्तन का कोई सोच भी है? इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुरेंद्र राजपूत जी, जिनको लगभग हर दिन प्राइम टाइम टीवी डिबेट्स में देखा जाता है और जिनका क्लिप्स बहुत वायरल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जया टॉक शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसी एक आदमी ने 36 सेकंड में फॉर्म 7 2 बार भरा, दो लोगों का, जबकि 36 सेकंड में कोई इंसान फॉर्म 6 2 बार तो छोड़िए, एक बार भी नहीं भर सकता है। अभी तो मैं आपको बताऊं कि जब ये चीजें आएंगी ना जया जी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बेईमान लोग हैं और जो चुनाव आयोग के बेईमान लोग हैं, या जितने भी बेईमान लोग हैं, उनको मुंह छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है मरकरवाड़ी। जो उन गांव वालों को सैल्यूट करते हैं कि उन्हें अपने सिस्टम पर, अपने वोट पर कितना भरोसा है कि उन्होंने आकर के शरद पवार साहब के गुट को कहा, शरद पवार साहब को कहा कि भाऊ हम आपके साथ में और हमारे वोट चोरी हुए। जो महाराष्ट्र में आप उस गांव की बात कर रही हैं, वही गुस्सा आज की डेट में पूरे बिहार की जनता में। जब आप बिहारी को 24 घंटे बिजली देंगे, उसको सड़क देंगे, उसकी कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे और सिंगल विंडो अगर आप एंट्री देंगे, तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग के बड़े यूनिट्स लग सकते हैं। एक चीज जो बोला जाता है कि वहां पे लैंड एक्विजिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए इंडस्ट्रीज नहीं आ पाते हैं। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है और गुंडागर्दी का प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा बोलती है कि उनके यहाँ करप्शन नहीं है, तो 17 दिन में 12 पुल कैसे गिर जाते हैं और 12 के 12 पुल भाजपा के नेताओं के बनाए हुए होते हैं। आज के दिन में कांग्रेस की प्रवक्ता होना इस एनवायरनमेंट में कितना मुश्किल है? आप थोड़ा एग्जांपल देके बता सकते हैं? किसी की भी माँ को गाली देना, अपनी माँ को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा करना होता। और वो बड़ी गंदी घटना हुई थी, आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट। एक हम लोग डिबेट में थे, बीजेपी का एक प्रवक्ता था प्रेम शुक्ला, उसने मेरी माँ के लिए गाली दिया, और माँ को भी गाली इसलिए दिया कि उसके बाद कंटेंट खत्म हो गया था। नमस्कार सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत शुक्रिया मेरे शो में आने के लिए और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। बहुत धन्यवाद जया जी, और मुझे खुशी है कि मैं आपके चैनल पर हूँ। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा बोल देती हूँ, मैं बंगाली हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तो माफ करना। और और मैं हिंदुस्तानी हूँ और बंगाल का बड़ा सम्मान करता हूँ, और हिंदी बांग्ला सब भाई बहन है आपस में। जरूर मैं शुरू करती हूँ वोटर की लिस्ट का गड़बड़ी से। राहुल गांधी का दो प्रेजेंटेशन। मैं रिसेंट प्रेजेंटेशन में पहले आती हूँ आनंद कंस्टिट्यूएंसी कर्नाटका, जहां पे बोला जा रहा है कि 6018 वोटर्स का डिलीशन करने की कोशिश किया गया था और इत्तेफाक से वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां का जो बूथ लेवल ऑफिसर थी, उनके खुद के चाचा का नाम उस वोटिंग डिलीशन लिस्ट में था। तो उन्होंने देखा, उन्होंने उसका संज्ञान लिया, एफआईआर किया और मामला इतना गंभीर है कि वो गया कर्नाटका सीआईडी के पास। उसके बाद आपके वहां से उम्मीदवार जो थे बी आर पाटिल वहां से जीत जाते हैं। लेकिन अगर ये 6000 वोट डिलीशन हो जाता, इत्तेफाक नहीं होता, तो शायद आपके कैंडिडेट वहां से हार सकते थे, क्योंकि उसके पिछले इलेक्शन में वही कैंडिडेट आलन से 697 वोट, 697 वोट से हारा था। तो ये 6000 वोट तो बहुत ही गड़बड़ी कर सकता था। फिर राहुल गांधी ने जिन जिन लोगों के मोबाइल फोन से ये एप्लीकेशन गया था, उनको स्टेज में पेश किया
उनको पता ही नहीं है कि उनके मोबाइल फोन से ये डिलीशन का एप्लीकेशन गया, तो पूरे यानी कि उनके मोबाइल फोन हैक करके ये बल्क डिलीशन करने की कोशिश हुआ था। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बहुत जगह डिलीशन हुआ है, ये इत्तेफाक से पकड़ा गया। ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2, राहुल गांधी का उसके पहले का प्रेजेंटेशन महादेवपुरा, बेंगलोर, कर्नाटका, जहां पे बोला जा रहा है कि करीब करीब 1 लाख लोगों का वोटर्स का एडिशन हुआ था, जो बहुत ही फ्रॉड्यूलेंट लग रहा है। उसमें से 40,000 ऐसे लोग हैं जिनके एड्रेस फेक है, हाउस नंबर 00 है। 33,000 लोग फर्स्ट टाइम वोटर से खुद को शामिल किया है, जिनके उम्र 70-80 साल का ऊपर है, तो वो फर्स्ट टाइम वोटर कैसे बन सकते हैं। और अलग अलग तरह से फ्रॉड्यूलेंट 1 लाख करीब करीब के वोटर्स महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट पे लगता है एडिशन हुआ है। और महादेवपुरा बिलोंग करते हैं बैंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी को, जहां पे सारे असेंबली सेगमेंट में कांग्रेस पार्टी जीतते हैं, बस एक ये महादेवपुरा से ही हारते हैं लगभग 1 लाख वोटों से। और लगता है 1 लाख वोटर्स यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट है। तो अगर ये फ्रॉड्यूलेंट नहीं होता तो शायद नतीजा कुछ और आता। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ मिसाल की तरफ तौर पे ये दोनों कंस्टिट्यूएंसी है, ऐसे बहुत सारी जगह पे फ्रॉड्यूलेंट वोटर एडिशन डिलीशन हुआ है, जो अगर नहीं होता तो शायद 2024 का जो नतीजा था कुछ और आता। ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वोटर लिस्ट कभी भी शायद परफेक्ट नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहा होगा। तो अब जो हो रहा है उसको आप इतना खतरनाक डेमोक्रेसी पे खतरा क्यों बोल रहे हैं? जया, जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो आपने बात बताई, इसको तो इस पर तो बात करने से कोई फायदा नहीं, ये तो क्रिस्टल क्लियर है आपके सामने। चुनाव आयोग पर भी हम आएंगे। आपने जो बात अलंग के लिए बोला कि डिलीट करने की कोशिश की, डिलीट नहीं कर पाए, और फॉर्म 6, और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया, इमीडिएटली कहा कि नहीं ये सब गड़बड़ है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। आपके सामने चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि किसी एक आदमी ने 36 सेकंड में फॉर्म 7 2 बार भरा, 2 लोगों का, जबकि 36 सेकंड में कोई इंसान फॉर्म 6 2 बार तो छोड़िए, 1 बार भी नहीं भर सकता है। आई कैन गारंटी इट, इवन आई कैन गारंटी इट। आप फॉर्म 6 आप उससे इलेक्शन कमीशन से डाउनलोड करके देख लीजिए, आप भर के एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये कोई ना कोई सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। पहले जो गड़बड़ी होती थी, वो बूथ लेवल पे एक वर्कर आता था संघ का, आरएसएस का वर्कर होता था, वो जानता था उस पूरे गली में, पूरे मोहल्ले में कौन उसका एंटी वोटर है या कौन भाजपा को वोट नहीं देता है। वो उनके वोट डिलीट कराने की मैनुअली कोशिश करता था, और हम लोग उसे पकड़ लेते थे, क्योंकि बीएलओ के पास वो लोग भी जाते थे और बीएलओ के पास हम भी जाते थे। बीएलओ ने कहा कि भाई रामलाल का वोट है, जया का वोट, किसी ने कहा कि जया का तो इंग्लैंड चली गई है, तो हम जाके कहते थे नहीं भाई, जया जी तो अपने मोहल्ले में है, आप चल के चेक कर लो। अब क्या हो रहा है, कोई किसी के पास नहीं जा रहा है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो रहा है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसी वोटर लिस्ट में से उसी बूथ का एक नंबर का जो वोटर है, एक नंबर पे जो वोटर है, उसका डाटा उठाता है, उससे, उसके मोबाइल से या उसके डेटा से वो सर्वर जो है दूसरे जिन लोगों को डिलीट करना है उनका मैसेजिंग करता है, उसी के पास ओटीपी आता है और वहीं से वो डिलीशन हो जाता है। ऐसा लग रहा है कर्नाटक की सीआईडी को, इसी वजह से, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। वहां पर क्या तो हुआ आप है कह रहे हैं कि ये बहुत साइंटिफिकली बहुत लार्जर ये स्केल में अब हो रहा है? एग्जैक्टली। तो पहले क्या था, डिसेंट्रलाइज था, पहले मैनुअली ऑपरेट। अब इन्होंने क्या किया कि पूरा हैकिंग सिस्टम, इन्होंने बड़ा कॉल सेंटर, हो सकता है हिंदुस्तान में हो सकता है सिलिकॉन वैली में हो सकता है कहीं और, मैं कुछ नहीं कह रहा, या हो सकता नहीं भी हो, लेकिन वोट डिलीशन का जो कार्यक्रम है वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसमें मैनुअल ऑपरेशंस नहीं हो रहे।
मैनुअल ऑपरेशंस पकड़े जा सकते। तो इसकी जांच अगर सीआईडी कर रही है और क्या नाम चुनाव आयोग इसमें शामिल नहीं है, तो उसको डेटा दे देना चाहिए सारा। डेटा देने की जगह जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं डेटा के आज क्या, मैं आज आपको एक नई बात बता देता हूं, शायद हो सकता है आपको नहीं पता हो। आज चुनाव आयोग ने लिखा मुझे है, पता है, मुझे पता है, जी चेंज किया है लॉ। हाँ, उन्होंने चेंज किया। तो भाई अगर आपको वो था कि आप बिल्कुल फिट थे, तो आपने चेंज क्यों किया? आज आपने क्यों कहा कि जो आदमी वोट हटाएगा वो अपना आधार कार्ड लिंक करेगा? इट मींस राहुल गांधी इज राइट, वी आर राइट। चुपचाप से वो चेंज कर दिया है, ये आप चुपचाप एक्नॉलेज से नहीं चेंज कर कर रहे हैं। तो हमारा भी कहना यह है कि अभी तो हमने चोरी पकड़ी है वोटों की, अब हम चोरों को पकड़ेंगे। रहे। और जब हम चोरों को पकड़ेंगे ना जया जी, तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, कोई चोर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तो बात ये है, तो मैं यही सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम। पे आती हूँ कि इलेक्शन, वो जो अगला कदम हुआ, कर्नाटका सीआईडी ने पूछा कुछ तथ्य इलेक्शन कमीशन से। वहां पे कुछ तथ्य दिया इलेक्शन कमीशन ने, जो है मोबाइल फोन, मोबाइल का आईपी एड्रेस इत्यादि। लेकिन आप जो कह रहे हैं डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन एड्रेस और ओटीपी का ट्रेल, ये डेस्टिनेशन पोर्ट में थोड़ा समझा देती हूँ दर्शकों के लिए। ये है सर्वर, जो इलेक्शन कमिश्नर का सर्वर है, जहाँ पे रिक्वेस्ट गया था और जहां से ओटीपी जनरेट हुआ था। तो ये इलेक्शन कमिश्नर का खुद का सर्वर, कंप्यूटर सर्वर है, जो डेटा उसी के पास हो सकता है। तो वो डेटा बोला जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा धुआं चल रहा है चारों तरफ मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि इलेक्शन कमिश्नर ने सारे डेटा दे दिया है, उसका चिट्ठी दिया है। और सारे जगह पे चल रहा है कि कौन झूठा कौन सच्चा। तो मैं आपसे क्लियरली पूछना चाहती हूँ कि डेस्टिनेशन पोर्ट सारे तथ्य दे दिया था? अगर नहीं दिया है तो इतने जगह पे ये क्यों चल रहा है, इसका खंडन क्यों नहीं हो रहा है? ये नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन इज, अगर इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दिया है और जो बोला जा रहा है कि 18 महीने में 18 चिट्ठी गया है, तो उसका जवाब क्या आया है? क्यों नहीं दे रहे हैं? कि कोई रीजन बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि अगर 18 महीने में आपने 18 चिट्ठी लिखा है और इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, तो आप संतुष्ट होके क्यों रह गए? आपने इसको एस्केलेट क्यों नहीं किया? इसको कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? पब्लिक के पास क्यों नहीं ले गए? और इतने दिन बाद आप क्यों आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं? तीनों बातों का जवाब देता हूं। मोबाइल नंबर उन्होंने दिए हैं, मोबाइल नंबर से जब जांच करने की बात आई, तभी तो डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए ना हमको, तभी तो हमें ओटीपी का ट्रेल चाहिए ना हमको। भाई ये हम जांच नहीं कर रहे, कांग्रेस पार्टी थोड़ी जांच कर रही है, गवर्नमेंट की एजेंसी है, कर्नाटका गवर्नमेंट की एजेंसी है सीआईडी। और जिस वक्त ये केस उसके पास गया, तो उस वक्त तो हमारी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। ठीक है ना? अब हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि जब आप ओटीपी की ट्रेल्स नहीं दे रहे, आपने पहली बार में एक आधा अधूरा लेटर दिया, उन्होंने कहा कि साहब ने मोबाइल नंबर दे दी, दैट्स ऑल। कर्नाटका की सीआईडी ने बोला कि साहब हमें ये और चीजें चाहिए आपसे, डेस्टिनेशन पोर्ट चाहिए, ओटीपी का ट्रेल हमें चाहिए। उसका कोई जवाब नहीं। और जो आपने क्वेश्चन किया कि साहब आप संतुष्ट होकर के बैठ गए, हम कहां संतुष्ट होकर के बैठ गए। 18 महीने में अगर 18 लेटर सीआईडी लिख रही है और 9 लेटर कर्नाटक का चुनाव आयोग लिख रहा है, तो संतुष्ट होकर कहां बैठ गए? लिखना काफी है क्या? जस्ट ए मिनट। ये बात तो कोर्ट में जाना तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है, ये तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ सीआईडी कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट कर रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी कहां से बीच में आ गई और कोर्ट कौन जाएगा? नहीं, वो सीआईडी भी तो जा सकते हैं कोर्ट की। हमारे इसका ये अहम चीजें हमको नहीं दिया गया, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, ना देना भी क्रिमिनल एक्टिविटी है। ये इसके लिए तो मैं कोई कर्नाटक की सीआईडी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं। आप ठीक बात है। समझिए।
ये तो सवाल का, अगर ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, इट मे बी अ वैलिड क्वेश्चन। भाई लोग हर महीने लेटर लिख रहे हैं, जब ये लेट डिले हुआ तभी तो हमारे पास ये संज्ञान में आया ये क्वेश्चन, और हमने इसको पब्लिक फोरम पे, सबसे बड़ी अदालत हिंदुस्तान में जनता की अदालत है। लेकिन 18 महीने इसके लिए ये वही सही है? 18 महीने, तो मैंने कहा ना कि जब हमारे संज्ञान में आया कि 18 महीने अब ऑलरेडी ओवर डिले हो रहा है, तो जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जज हिंदुस्तान में कहीं और तो नहीं गए, वो तो जनता के पास गए थे ना कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम्म। और आज हम भी जनता के दरबार में गए कि देखिए ये आपके सामने है, ये बेईमानी है। अगर क्या नाम सुप्रीम कोर्ट, हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर किया कि 7 दिन के अंदर आप जवाब दो, नहीं तो आज 7 दिन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया आपके सामने कि नहीं साहब, आज से आधार कार्ड हम लिंक कर दे रहे हैं। ठीक है, ये काफी है कि आप 7 दिन के बाद कुछ और करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो हाइड्रोजन बम आना बाकी है चुनाव आयोग का, बेईमानियों का। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मैं आपको बताऊं कि जब ये चीजें आएंगी ना जया जी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो बेईमान लोग हैं और जो चुनाव आयोग के बेईमान लोग हैं, या जितने भी बेईमान लोग हैं, उनको मुंह छिपाना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने आएगा, क्रिस्टल क्लियर आएगा सारी वोटों की चोरी। आप हाँ या ना में क्लियरली आप बोल दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने सारे तथ्य दिया है, यस और नो? इलेक्शन कमीशन ने कोई तथ्य नहीं दिया, हमको ओटीपी की ट्रेल नहीं दी है, डेस्टिनेशन पोर्ट नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मोबाइल नंबर दिए, आधी अधूरी जानकारी, वो भी पहले लेटर में दी थी, उसके बाद 18 लेटरों का कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो ये जो सारी जगह पे ये डिबेट्स चल रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप सच्चे हैं, यू आर मॉरली क्लियर? मैं ही खाली, हाँ मैं ही खाली सच्चा नहीं हूं। कर्नाटक की सीआईडी पे मेरे ऊपर भरोसा मत कीजिए, कर्नाटक की सीआईडी के लेटर्स के ऊपर भरोसा कीजिए। कर्नाटक की सीआईडी तो कोई कांग्रेस का डिपार्टमेंट थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट तो ऑफ इंडिया। इतने डिबेट्स को आप खंडन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बहुत जगह यही चर्चा चल रहा है कि सारे तथ्य दिया गया है। हम तो खंडन लगातार कर रहे हैं। हमारा खंडन जो लोग सुन पा रहे हैं सुन रहे हैं, इकोसिस्टम उनका है। वो कहते हैं ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है और दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में पूरा सिस्टम को अगर हैक किया और पूरे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया है, और विशेष रूप से आज की डेट में जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो स्पाइनलेस हो गया। वो मेन स्ट्रीम मीडिया, आप विपक्ष की बात को, पहले 2014 से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया विपक्ष का माई बाप होता था, मेंटोर होता था, अपोजिशन का मेंटोर होता था, सवाल अपोजिशन के साथ सत्ता पक्ष से पूछता था। आज की डेट में वही मेन स्ट्रीम का मीडिया 2014 के बाद सत्ता पक्ष का मानस पुत्र हो गया, स्पाइनलेस हो गया है। सिर्फ सवाल विपक्ष से पूछता है कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आज की डेट में जो जो एम्पलीफाइंग फोर्सेस हैं हिंदुस्तान में, वो सारी की सारी एम्पलीफाइंग फोर्सेस में से एक बड़ा वर्ग जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। यही तो हमारा आरोप है। भाई भाजपा से हम लड़ लेंगे, लेकिन जो हमारी स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको हम ही ने बनाया है, कानून के अंदर बनाया है, संविधान के अंदर बनाया है, अगर वो कंप्रोमाइज हो रही हैं तो हम किससे लड़ेंगे बताइए आप? हम्म। तो पब्लिक के पास जा सकते हैं ना हम, हम्म। तो पब्लिक के पास हम जा रहे हैं, अभी नए सबूत लेके आएंगे हम। ठीक है, मैं अगला प्रश्न के लिए आपके दर्शकों के सामने एक तथ्य रखती हूँ और उस पर आप पर प्रश्न करती हूँ। महाराष्ट्र में एक गांव है जिसका नाम है मरकरवाड़ी, जो मालशिरा कंस्टिट्यूएंसी में आते हैं। वहां से 2024 के चुनाव में आपकी कोalition शरद पवार एनसीपी का कैंडिडेट जीतता है। और लेकिन जिनका नाम है उत्तम जानकर। लेकिन गांव वालों का, मकरवाड़ी गांव वालों का कहना है कि उसके अगेंस्ट, ऑपोजिट में जो बीजेपी के कैंडिडेट थे राम सतपुते, उनको जितना वोट्स मिला वो किसी भी हालत में उनको नहीं मिल सकता है। और गांव वालों ने कहा इधर तो या तो ईवीएम में गड़बड़ी है या प्रोसेस में गड़बड़ी है, कहीं तो गड़बड़ी है, हमने
से किसी ने इतना वोट उसको कभी भी नहीं दे सकते हैं। आपके कैंडिडेट जीतते हैं, लेकिन गांव वालों का दावा होता है कि हम यहाँ पे एक बैलेट पेपर से मॉक चुनाव करेंगे, ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे लिए भी और बाकी लोगों को के लिए भी कि इलेक्शन के सिस्टम में कहीं पे ईवीएम में या कहीं पे गड़बड़ी है। लेकिन और उससे चुनाव का नतीजा कुछ बदल नहीं जाता, क्योंकि आपके कैंडिडेट जीता भी था। लेकिन वहां के जो प्रशासन है, पुलिस है, बहुत सख्ती से वो गांव वाले के ऊपर आते हैं और कहते हैं कि अगर एक भी बैलेट पेपर से मॉक इलेक्शन की कोशिश भी किया गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा और किसी किसी के ऊपर एफआईआर भी किया। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी बहुत सारे गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे थे और गांव वाले यहाँ शांत हो गए डर से, और बहुत सारे अलग अलग लोग जो आवाज उठा रहे थे वो भी खुद को अकेला पाया। क्या आपको लगता है कि आपने बहुत देर कर दिया? जब बहुत लोग आवाज उठा रहे थे आप उसके साथ आ नहीं पाए और ये सारी चीजों को आप जनता तक समय में ले नहीं जा पाए? हम तो उन गांव वालों को सैल्यूट करते हैं कि उन्हें अपने सिस्टम पर, अपने वोट पर कितना भरोसा है कि उन्होंने आकर के शरद पवार साहब के गुट को कहा, शरद पवार साहब को कहा कि भाऊ हम आपके साथ में और हमारे वोट चोरी हुए, और अगर आपको भरोसा नहीं हम मॉक ड्रिल करा के देख लीजिए। अगर भाजपा को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और प्रशासन को डर नहीं था तो मॉक ड्रिल करा लेने देती। तो आप ये लड़ाई को आगे क्यों नहीं लेके गए? इस लड़ाई को जनता को पता चलता क्या हुआ है। फिर से मैं वही तो बात कह रहा हूं। जिस शासन के पास, जिस सत्ता के पास, जिस तंत्र के पास एक ताकत होती है कि किसी भी चीज को वो गैर कानूनी घोषित कर देती है। मॉक इलेक्शन को शासन ने, प्रशासन ने गैर कानूनी घोषित कर दिया, और अगर गैर कानूनी चीज को हम उसको क्या नाम इंस्टिगेट करते तो वो बेचारे जो गांव वाले लोग हैं उनके ऊपर पोटा, टाडा या एनएसए जैसी ऐसी गंभीर राजद्रोह की धाराएं लगा दी जाती कि उनकी पूरी जिंदगी जेल में सड़ती। आप लोग खुद लड़ाई कर सकते हैं गांव वालों का। आप लोग जनता के पास ये मुद्दे, कितने लोगों को पता भी है, पता भी नहीं है लोगों को, आपको ये मुद्दा को जनता के पास लेके जा सकते थे। ये बात तो हम जनता के बीच में अगर नहीं ले जाते तो आज जो लड़ाई में हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉम्ब भी आने वाला है, अगर ये लड़ाई हमने नहीं शुरू की होती, या ये लड़ाई के लिए हमने एक ईगल टीम बनाई, कांग्रेस पार्टी ने एक टीम बनाई, पूरा उसका नाम ईएजी ईगल टीम रखा, उसने सारी चीजों को, इसको अपना हर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और चुनाव आयोग से हमने मदद मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी मदद नहीं की। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे दो, उन्होंने पेपर वाली लिस्ट एक विधानसभा की दी ट्रक भर के। हमें जनता के सामने पुख्ता प्रमाण लेकर के आना था। ठीक है, तो प्रमाण लाने में जो टाइम लगा वो तो टाइम लगेगा ना भाई। हमने सारा काम मैनुअली किया, 6,52,000 वोटों में सारी फोटो एक दूसरे से मिलाना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। सारे एड्रेसेस को करना कि कितने कौन सा वहां पे एक वोटर 4 जगह पर है, वो आप बात समझिए। ये हमारी पूरी टीम ने कंटिन्यूअसली 9 महीने 10 महीने काम किया, तब जाकर के नहीं तो राहुल गांधी के भी खिलाफ ये लोग आरोप लगा देंगे अगर राहुल गांधी पुख्ता चीज नहीं लेकर के आएंगे तो। ठीक है, तो आपको तैयारी के लिए एक साल लग गया। ठीक है, एग्जैक्टली क्योंकि तैयारी हमें पुख्ता करनी थी, वरना ये लोग तो हमारी कमी ढूंढने में लगे हुए हैं ना, तो किसी भी सूरत में राहुल गांधी जी को जेल भेजना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसके आगे क्या? अगर आप कह रहे हैं कि ये बहुत साइंटिफिक तरीका से, सेंट्रलाइज तरीका से किया जा रहा है, तो आप एक एक एडिशन डिलीशन को इसके बाद कैसे ढूंढेंगे और इस लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? अगर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग निष्पक्ष है और चुनाव आयोग चाहता है कि त्रुटियां खत्म हो जाएं, चुनाव आयोग मानता है कि गलतियां हैं वो गलतियां खत्म हो जाएं, तो चुनाव आयोग को हमारा सहयोग करना होगा। अगर हम गलती जो नहीं मानता है तो? गलती नहीं मानता है तो हम तब भी लाएंगे, तब थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलेगा कि आप बस लाएंगे शायद चीजें, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा? नतीजा तो जनता निकालेगी। आप देखिए ना, बिहार में बच्चे बच्चे की जबान पर नारा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। अभी अमित शाह एक रैली करने गए थे बिहार में, पता है। तो अमित शाह ने कहा कि आपको मालूम है राहुल बाबा किस लिए आए थे यहाँ?
कहन हाँ, कहन बताओ किस लिए आए थे, कहन वोट चोर गद्दी छोड़। उनका वर्कर बोल रहा है, हमारा वर्कर नहीं, वहां पर तो बीजेपी का वर्कर था ना। तो आप ये देखिए कि जनता में आखिरी व्यक्ति तक एक बात पहुंच चुकी है बिहार के गांव गांव में कि मेरे पास एक ही चीज तो मेरी अपनी थी, एक वोट, जिससे मैं सरकार बदलता था। और उस वोट की चोरी होकर के सरकार वोट की चोरी से बनती है। ये गरीब से गरीब, बच्चे से बच्चा, दलित से दलित, आदिवासी से आदिवासी, कोई आदमी सहन नहीं कर सकता। आप उसका पैसा चुरा लीजिए, लेकिन अगर आप उसका अधिकार चुराएंगे तो वो खड़ा हो जाएगा आपके सामने। और राहुल गांधी जी उन्हीं सब वंचित तबकों को साथ में खड़ा कर रहे हैं। जैसे प्रभु श्री राम की सेना ने, प्रभु श्री राम की सेना में कौन कौन था जया जी, आपने कभी ध्यान दिया? कोई क्या नाम, वहां बड़े रजवाड़ों के राजा थे क्या? नहीं, वानर थे, रीछ थे, भूमि गिद्ध के थे। लोग थे, जमीन के ये लोग। ये ये जब ये सब गरीब लोग थे, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी। और इन्होंने किसकी सेना को हराया? रावण के पराक्रम को और रावण के अहंकार को हराया। तो वही हाल आज की डेट में जमीन से जुड़े हुए लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हो रहे हैं। रावण का अहंकार हारेगा। ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जेनजी को भड़काना चाहते हैं, नेपाल जैसे अराजकता फैलाना चाहते हैं। क्या कहना है आपको इसके बारे में? ये देखिए, फिजूल की बातों से तो कोई फायदा नहीं है। भड़काना और उनके अधिकार की बात करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप, सरकार से हमारी विनम्र अनुरोध है, सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि सरकार जो है हमारी बात को नहीं, आप जेनजी के मतलब युवाओं की बात को सुने, और वो युवाओं की बात को सुन करके निर्णय ले, और कम से कम उसके अधिकार की रक्षा करे, उसको रोजगार दे। हम हिंसा के विरोध में हैं, हम किसी प्रकार की भी हिंसा के विरोध में हैं। हम सत्ता की भी हिंसा के विरोध में हैं, और हम इसकी भी हिंसा के विरोध में हैं, जो आप किसी भी तरीके से अराजकता हो। हम दोनों विरोध में हैं, लेकिन युवाओं को अराजक ना बनाए, सरकार को यह चेतावनी है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉम्ब कितने दिन में आ सकते हैं? क्या आएगा भी, या आ, ये चुपचाप हो जाएगा? आएगा, 100% आएगा। और कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। लेट्स वेट। कितने, 1 महीने, 2 महीने, कितने टाइम? टाइम का ऐसा, एक्चुअल में मैंने आपको बताया ना, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझिए आप। हमारी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास संवैधानिक संस्थाओं का सहयोग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वर्कर्स की फोर्स है जो हमारा काम कर रही है। तो उस वर्कर्स की फोर्स के साथ मैनुअल काम करने में समय लग रहा है, और हम जो भी चीज आपके सामने लाना चाहते हैं फुल प्रूफ लाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही टाइम वो होगा हम आपके सामने रखेंगे, आने वाला है, जल्दी आने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैं थोड़ा बिहार के मुद्दे पर आती हूँ। बिहार में चुनाव होने वाला है, और बिहार, आप का कांग्रेस पार्टी ने बहुत साल वहां का शासन किया है। अभी लगभग 1 दशक से बीजेपी के कोalition शासन कर रहा है। लेकिन बिहार एक, अभी भी आप गूगल करेंगे आज भी तो सबसे गरीब राज्य बिहार मिलेगा आपको। और इतना बुरा हालत है कि वहां का लोग अगर राज्य से पलायन करके दूसरे जगह पे मजदूर बन के रोजगार नहीं किया तो उनके घर नहीं चलेगा। तो इतने दिनों से इतने राजनीतिक पार्टी आए हैं गए हैं, बिहार में ऐसा क्या है कि इसका कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कोई करता नहीं है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आके कहा था कि वहां के जो चीनी के मिल है उसको फिर से चालू करेंगे, वहां के चीनी के चाय पियेंगे, इतना बड़ा पैकेज देंगे। फिर भी एक भी चीनी का मिल चालू नहीं हुआ, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी वो गरीब ही रह गया, अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही रह गया इस बार। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्यों बिहार का हालत ऐसा है, आपको क्या लगता है? और आप लोगों के जो इसका महागठबंधन है, इसमें कोई सोच है कि इसको कोई जड़ से कुछ समाधान, कुछ विकास किया कैसे जा सकता है? दो बातें आपने कही। एक तो मैं पहली बात का आपको जवाब दूं, जब हिंदुस्तान की आजादी मिली थी तो आजाद हिंदुस्तान को 150 करोड़ रुपए के आसपास हमारा
बजट था और उस बजट को हमने 44 लाख करोड़ का बनाया। हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की उसमें बिहार में भी हिस्सा रहा। चीनी मिलें किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई। जितने गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस थे किसने बनाए? हमने बताया। जितने गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, सीएचसी, पीएचसी, जितनी भी बनाई, बेसिक स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स हमने बनाए। हाँ, जब ये एक्चुअल में ये बेस हमने बनाया, इस पे जब इमारत रखने की बारी आई, उस ड्यूरेशन में राज हमारा बदल गया। आप 1990 तक आप थे बिहार जी में। जी तो जी जी। तो 1990 जो तक तो काफी वक्त होता है। हमने बताया ना आपसे, 1990 तक जितना देश ने तरक्की किया, लगभग उतना ही बिहार ने भी तरक्की किया। 2-3 राज्यों को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, गुजरात को छोड़ दीजिए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए या आंध्रा को छोड़ दीजिए, बाकी सब राज्यों के बराबर बिहार भी तरक्की करता था। क्योंकि उसके बाद जब सेकंड रिफॉर्म्स आए ना, मनमोहन सिंह जी का जो रिफॉर्म आया है, जिसको कि आप नेहरूवियन इकोनॉमी से आप अपना उस पे इकोनॉमी पे आते हैं, उस बाकी चीजों पर, तो उस इकोनॉमी का लाभ बिहार को नहीं मिला। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। तो ये तो जवाब हो गया पहले क्यों नहीं हुआ। पहले समानुपातिक विकास बिहार का भी हुआ, जितना और जगहों का उतना बिहार का भी हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जुमलेबाजों की सरकार आई, उसके बाद जाति व्यवस्था की सरकार आई, उसके बाद धर्मांधता की सरकार आई। जब उनको वोट जो है डेवलपमेंट पे मिलने ही नहीं थे, जब उनको वोट रोजगार देने पे मिलने ही नहीं थे, जब वो झूठ बोल करके वोट ले सकते हैं कि दरभंगा में मेडिकल कॉलेज बन गया है, जबकि वहां तो एक ईंट नहीं लगी आपके सामने, ठीक है ना? जब उनको वोट ही झूठ बोल करके मिल रहे हैं, जब उनको वोट धर्म के नाम पर मिल रहे हैं, जब उनको वोट जाति के नाम पर मिल रहे हैं, तो वो काय को डेवलपमेंट करेंगे? तो उसके क्या बाद आप जब लालू प्रसाद जी के गवर्नमेंट को भी इसमें दोषी ठहराते हैं? इतिहास की बात पर अगर आप आएंगी तो हमारी वर्तमान की बहुत सी चीजें, बहुत से कोएलिशन पर आप क्यों बात कराना चाहती हैं? जितनी चीजें हुई कांग्रेस के बाद वो सब चीज शामिल है। आप काहे को हम लोग पुरानी बातों को करें? हम तो आपको आ जाते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव जिस कोएलिशन में एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। जब कोएलिशन गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बने, तो पहली बार कांग्रेस की सपोर्ट की सरकार थी, पहली बार बिहार को लगा कि हां, यहां पर रोजगार दिया जा सकता है। 5,70,000 नौकरियां तेजस्वी यादव और कांग्रेस की सरकार ने वहां पर दी, और बगैर किसी भेदभाव के दी, बगैर किसी एक पैसे की बेईमानी के दी। तब बिहार के लोगों को यह भरोसा आ गया कि डेवलपमेंट अगर कोई कर सकता है तो इंडिया गठबंधन की सरकार कर सकती है। क्योंकि यही नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ थे तो ये कहते थे कि जो नौकरी कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा, पेड़ पे उगता है क्या, कौन देगा इसको? लेकिन तेजस्वी यादव ने यह करके दिखा दिया कि 5,70,000 नौकरियां एक साथ उन्होंने दी, और ये सामने आया। और सच बात यह कि तेजस्वी यादव अगर और 17 महीने रह जाते तो मेरे ख्याल से 10 लाख नौकरियां और हो जाती। तो अब बिहार में लोगों में भरोसा है कि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, वहां पर जो कारखाने हैं, वहां पर जो नौकरियां हैं, और वहां पर जो वहां की जमीन का, वहां के किसान का की फसल का जो उचित मूल्य है, ये लोग दिला सकते हैं। दे हैव अ विजन। इनके पास विजन के नाम पर टेलीविजन नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी के पास में है कि झूठ बोलना है उनको, लेकिन हमने तो नौकरियां दे के दिखाई। अब मैं आपको बताऊं कि तो जितनी आप बातें 2024 के चुनाव में आपको उसका नतीजा क्यों नहीं आया? वहां पे तो भी एनडीए सरकार जीत गए। तो नहीं आया, तो जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया। जनता के विवेक पर तो भरोसा करना पड़ेगा, नंबर एक। और नंबर दो, जो नतीजा आया है तो वो तो वोट चोरी का नतीजा है ना। जनता ने तो हमें वोट दिया, यही तो हमारा आरोप है। जनता ने हमको वोट दिया, लेकिन वोट चोरों ने उसकी वोट की चोरी की। यही तो गुस्सा है बिहार में आज की डेट में कि हमने वोट किसको दिया था और एमपी कौन बना। जो महाराष्ट्र में आप उस गांव की बात कर रही हैं, वही गुस्सा आज की डेट में पूरे बिहार की जनता में। इसीलिए तो हर नारा वहां पे आ रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि जो एमपी जीते हैं, हमारा आरोप है, अगर आप हमें सही तरीके से चुनाव आयोग हमें डेटा दे देता है, तो हम ये साबित करके दिखा देंगे कि कहां कहां वोट चोरी से एमपी बने हैं लोग।
ये सरकार, हमारा तो आरोप है कि प्रधानमंत्री की जो सरकार है अल्पमत की सरकार है, तो वोट चोरी की सरकार है। यही बिहार में भी हुआ, यही उत्तर प्रदेश में भी हुआ। मैं तो उत्तर प्रदेश की 6 सीटें जानता हूं, मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला हूं, जहां पे हराया गया है हमें चुनाव। ठीक है, मैं फिर भी एक प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। मैंने अभी आरजेडी आपकी जो कोalition है उसका मैनिफेस्टो देखा इस असेंबली इलेक्शन के लिए तेजस्वी यादव का, जिसमें है नंबर 1 प्राइवेट जॉब में रिजर्वेशन, नंबर 2 गरीब महिला के लिए कैश ट्रांसफर, नंबर 3 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, और नंबर 4 स्वास्थ्य में सुविधा सुधार। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कोई रिफॉर्म लाने वाले हैं जिसमें प्राइवेट जॉब्स के रिजर्वेशन के बात कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब्स आएगा कैसे? कोई इंडस्ट्रियल रिफॉर्म या कोई जड़ से कोई चेंज, ताकि इंडस्ट्रीज वो एनवायरनमेंट बने जिसे उद्योगपति आए वहां पे इन्वेस्ट करे? इसमें मैं ये कुछ नहीं देख रही हूँ। और जो गरीब महिलाओं को कैश ट्रांसफर है, इससे तो कर्ज बढ़ेगा, और बिहार में वैसे भी 3 लाख करोड़ का कर्ज है बिहार के राज्य के ऊपर। तो मुझे कोई ठोस चीज यहाँ पे दिखाई नहीं देता है जो कोई जमीन के कोई बेसिक चेंज है जहां से वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आ सकता है। आप कुछ बता सकते हैं कि क्या आपका प्लान है? एक्चुअल में जया जी, आप लोगों को पॉलिटिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड की आंखों से देखने की आदत पड़ गई है। उसका नतीजा है कि आप ये क्वेश्चन देखिए, जो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को कैश ट्रांसफर की स्कीम है ना, इससे आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। एक्चुअल में इससे मार्केट की इकोनॉमी जो होती है वो रोटेट करती है। जब हम लोग मनरेगा लेकर के आए थे, तो उस मनरेगा में सब लोगों ने हमसे यही कहा था, जो क्वेश्चन आपने किया था कि भाई ये तो पैसा आप गांव का गांव में दे दे रहे हैं। पैसा हुआ क्या कि उस पैसे ने, जब हमने गांव में पैसा दिया है, वहां पे 10,000 रुपए का जो क्या नाम पर ईयर, तो वो आदमी अपना गांव में रुका, बाहर नहीं गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस पैसा जो उसकी जेब में गया, वो पैसा छोटे दुकानदार के पास गया। जो छोटे दुकानदार ने मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन से सामान खरीदा, उस मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन ने वो मैन्युफैक्चरर को पैसा दिया। यानी पूरी इकोनॉमी हमारी रोटेट की। और हमारा जो 2007 का, आपको अगर याद हो कि अमेरिका में जो लेमन ब्रदर्स वगैरह जब बैठ गए थे, तो हमारी इकोनॉमी नहीं बैठी थी। तो ये जो बेसिक है ना, कैश डीबीटी जिसको आप कहते हैं, डायरेक्ट कैश बेनिफिट जिसको आप बोलते हैं, ये मूल रूप से जो प्लूरल इकोनॉमीज हैं, जहां पर बहुत ज्यादा बड़ा बाजार है, जहां पे बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके लिए आपको करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं, मुझसे कहीं बेहतर अमर्त्य सेन आपको बता सकते हैं। अमर्त्य सेन से किसी दिन इसका इंटरव्यू लीजिए, या जौद्रेज से इसका इंटरव्यू लीजिए, तो आपको बहुत अच्छी चीजें निकाल के जानकारी मिलेगी। नंबर 1, तो इकोनॉमी अगर हमारी बढ़ती है गरीब के जेब में पैसा डालने से, तो हम गरीब की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की मदद कर रहे हैं। 1। दूसरा, ये पैसा आएगा कहां से? जो सरकार 17 दिन में 12 पुल गिर जाते हैं बिहार में। बिहार में भाजपा की सरकार कहती है 9 करोड़ लीटर शराब जो है चूहे पी गए। भाजपा की सरकार कहती है कि 1100 करोड़ रुपए का एक बांध बना था कोसी नदी पर, उसको चूहे कुतर गए। 1100 करोड़ रुपए का बांध, चूहे कुतर गए। यानी नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, चूहों की सेना बेईमान है। नीतीश कुमार जी चूहों की सेना के सरदार हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि लगभग 300 पुल और पुलिया, 7,185 करोड़ के पुलिया और पुल चूहे कुतर गए, जिसकी वजह से पुलिया गिर गई। चूहे के कुतरने से पुलिया गिरती हैं, पुल गिरते हैं? आप बताइए ना। तो ये जो भ्रष्टाचार पर अगर आप रोक लगा देंगे, तो वो पैसा जनता के ही तो काम आएगा ना। वो साइफनिंग अगर बंद होगी, तो पैसा जनता के काम आएगा। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, एक एडमिशन भी मैं करता हूं कि बिहार लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक स्टेट है। ये तो एक्सक्यूज है, ठीक है, आप बताइए। हाँ, लैंडलॉक स्टेट में डेवलपमेंट की एक परिस्थिति होती है। अब वो डेवलपमेंट की परिस्थिति आएगी कैसे? जब आप बिहारी को 24 घंटे बिजली देंगे, उसको सड़क देंगे, उसकी कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन देंगे, और सिंगल विंडो अगर आप एंट्री देंगे, तो वहां पे फूड प्रोसेसिंग के बड़े यूनिट्स लग सकते हैं।
क्योंकि बिहार का चावल, बिहार का धान, बिहार का आम, बिहार की सब्जियां, बिहार की तमाम ऐसी जो लोकल प्रोड्यूस है वहां का, वो लोकल प्रोड्यूस की अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहां पे लगती है तो 3 काम होंगे। वहां पे 3 तरीके से रोजगार मिलेगा। इंटरप्रेन्योर आएगा, नौकरी भी मिलेगी, छोटा बिजनेसमैन भी आएगा, और जो कल कारखाने को सामान सप्लाई करने वाला किसान है वो भी खुश रहेगा। तो ये हमारा इकोनॉमी मॉडल है वहां के लिए। वहां बड़ी इंडस्ट्री लाने के बात की है, छोटी इंडस्ट्री और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वहां पर एक बड़ा ट्रांजिबल चेंज कर सकती हैं। और जैसे गन्ने की शुगर मिल्स हैं, आप शुगर मिल चलवा दीजिए, गन्ने की बेल्ट अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है। एक चीज जो बोला जाता है कि वहां पे लैंड एक्विजिशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए इंडस्ट्रीज नहीं आ पाते हैं, लैंड लॉक्ड है। ये मुझे थोड़ा एक्सक्यूज लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई प्लानिंग उसके लिए नहीं हो सकता, बट ठीक है, आपने जो बोला है ठीक है। लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है और गुंडागर्दी का प्रॉब्लम है, और ये करप्शन जो आप बोल रहे हैं, बीजेपी बोलते हैं कि हमारे कोई करप्शन नहीं है। तो आप ये 3 चीजें ठीक कैसे करेंगे? करप्शन नहीं होगा आप बोल रहे हैं, और ये लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, गुंडागर्दी का प्रॉब्लम आप कैसे सुधारेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा बोलती है कि उनके यहाँ करप्शन नहीं है, तो 17 दिन में 12 पुल कैसे गिर जाते हैं? और 12 के 12 पुल भाजपा के नेताओं के बनाए हुए होते हैं। जो बांध है 1100 करोड़ रुपए का, वो चूहे को उतर जाते हैं। मतलब यानी या तो भ्रष्टाचारी भाजपा है या भ्रष्टाचारी चूहे हैं। अब ये तय कर लीजिए कौन है आपके सामने। चूहों की सेना भ्रष्टाचारी है, भाजपा वाले बड़ा सदाचारी। एक बात, अब आप आ जाइए जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अगर लॉ एंड ऑर्डर 100% सही होता है तो इंडस्ट्रिस्ट को आने में कोई दिक्कत नहीं होती। लैंड एक्विजिशन जो है अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब जब ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया गया जिस कंट्री के जिस भी हिस्से में, वहां वहां शुरुआत में दुश्वारी आती है, उसके बाद सारा काम ठीक हो जाता। अब आज की डेट में डॉक्टर का अपहरण हो जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार होकर के उनको जो है अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल कहते हैं, दिल्ली कहता है कि हमने एम्स बना दिए, जब आप जाइए वहां पर एम्स देखने के लिए दरभंगा में, तो एम्स की ईंट नहीं लगी होती है। तो ये भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार क्या है? अगर वहीं पे एम्स बनेगा तो उस एरिया की इकोनॉमी ठीक होगी कि नहीं होगी, आप मुझे बताइए। तो सच बात यह है कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं अगर उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट करेंगे, और उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप भ्रष्टाचार को मुक्त कर देंगे इस सरकार को, तो पैसा अपने आप आ जाएगा, क्योंकि साइफनिंग नहीं हुई 40%। तो इस ये हमारा इकोनॉमिक मॉडल है, और इस इकोनॉमिक मॉडल में और भी हम चीजें जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, जो क्या नाम अमर्त्य सेन जैसे या हमारे रंगराजन साहब जैसे, तो उन सब लोगों से हम मदद भी लेंगे। ठीक है। एक बात जो बोला जाता है कि कांग्रेस पार्टी के आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो मैसेजिंग नहीं कर पाते हैं, जनता को समझा नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहते हैं, और वो जनता तक पहुंचता नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं, और मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि 2019 के जो इलेक्शन हुआ था उसपे राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना का मैनिफेस्टो में डाला था कि कैश ट्रांसफर होगा बिलो पॉवर्टी लेवल फैमिलीज को। उस पर सभी ने बहुत हंसा था, सारे डिबेट्स में चल रहा था कितना बेवकूफी की बात है कि क्यों, कैसे सरकार इतना पैसा फैमिलीज को, पॉवर्टी के नीचे के लोगों को दे पाएंगे। आज वही स्कीम लाड़की बहना, लाडली बहना, लक्ष्मी भंडार कुछ ना कुछ करके बहुत पार्टीज ने इम्प्लीमेंट भी किया है, उसको वोट भी मिल रहा है, चुनाव भी जीतते हैं। ये है एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है कास्ट सेंसस। राहुल गांधी चारों तरफ जा जाके बोल रहे थे, सभी हंस रहे थे उस पर, कितना इंसल्ट चल रहा था सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में, सारे मीडिया में कि कांग्रेस जात पात का राजनीति करता है, जातों में विभाजन करना चाहते हैं सोसाइटी को, ये सब। आज वही कास्ट सेंसस नीतीश कुमार बीजेपी बिहार में लागू करना चाहते हैं, और शायद उसको वोट भी मिल जाए, चुनाव भी जीत जाए उसके लिए। तो आपको क्या लगता है? और आप इसके बाद जो कहा कि राइट टू हेल्थ लाए थे राजस्थान में, बहुत कम लोगों को पता है कि वो क्या था।
और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन सारे आप ले आए थे, लेकिन आप जनता को समझा नहीं पाते हैं कि क्या अच्छा या आप करते हैं और क्यों आपको वोट देना चाहिए। क्या आप मानते हैं ये बहुत बड़ा खामी है और इसका आप ठीक कैसे करेंगे? देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। एक होते हैं जो वास्तव में जनता की भलाई चाहते हैं, और एक दूसरे वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी मार्केटिंग करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि 2014 के बाद हमारे पास एज ए प्राइम मिनिस्टर एक सेल्समैन आ गया, ड्रीम सेलर आ गया, जो सपने तो बेचता है लेकिन उनको इंप्लीमेंट नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि देश मार्केटिंग स्किल से नहीं चलता है। देश में, मैंने आपसे अभी पहले बताया ना कि 150 करोड़ रुपया था हमारे पास, हम उसको 44 करोड़ पर लेकर के आए। अटल बिहारी वाजपेयी से हमने 2004 में जब सत्ता ली थी तो 700 बिलियन डॉलर का हमारा इकोनॉमी था, और 2014 में जब हमने सत्ता दी थी नरेंद्र मोदी को तो 2.3 ट्रिलियन डॉलर की हमने सत्ता दी, मतलब इकोनॉमी दी थी उसको। और आज वो उस इकोनॉमी को लगभग लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की करके किए हैं। अगर 2.3 ट्रिलियन डॉलर पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से बैंक का ब्याज भी जोड़ लीजिए तो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाती है। आपके सामने है, 10 साल में हमने उस इकोनॉमी 700 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को 2.3 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी करके दिया। ये हमारा, लेकिन हमने उसका मार्केटिंग नहीं किया। यू हैव अ वैलिड पॉइंट, हमने उसका मार्केटिंग नहीं किया। कारण था, या तो आप मार्केटिंग कर लीजिए खाली बैठ करके, और या फिर आप देश के लिए सोच लीजिए, काम कर लीजिए। तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमारी पूरी कांग्रेस की, उसने देश बनाने का काम किया, देश बेचने का काम नहीं किया। तो वो जो हम देश बनाने में ना, हम मार्केटिंग करना भूल गए। अब आगे से, आइंदा से हम ये ध्यान रखेंगे। ये बात आपने आपने जो बोला, इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि देश को भी बनाए और मार्केटिंग भी करें, लेकिन देश नहीं बेचेंगे हम। देश की देश की जो हित है उसको हम अमेरिका के सामने गिरवी नहीं रखेंगे। देश के हितों को चाइना के सामने गिरवी नहीं रखेंगे। देश के हितों में कभी आईएसआई को हिंदुस्तान नहीं बुलाएंगे। हम पाकिस्तान में बिरयानी खाने नहीं जाएंगे। हम जी जिनपिंग से हाथ मिलाने के लिए उसको झूला नहीं झुलाएंगे, उसको चाय नहीं पिलाएंगे। उसका व्यापार का घाटा जो लगातार हमारे विरोध में बढ़ रहा है, उसको हम बढ़ने नहीं देंगे। हम जो अमेरिकन कॉटन है, हम उस अमेरिकन कॉटन पे इंपोर्ट ड्यूटी फ्री नहीं करेंगे। और हमारे रहते डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत नहीं होगी कि हमें ट्वीट करा करके सीज फायर करा दे, और ना डोनाल्ड ट्रंप की यह हिम्मत होगी कि हमारे ऊपर टैरिफ लगा दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जब इंदिरा जी ने वो किया, परमाणु विखंडन किया, परमाणु शक्ति पूरी दुनिया ने, जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश को अलग किया तो 7th फ्लीट अमेरिका ने भेजा। इंदिरा जी ने कहा 7वां आए चाहे 70वां आए, बांग्लादेश तो बन के रहेगा। आपके सामने ये जो दृढ़ इच्छा शक्ति कांग्रेस में है, इसको और मतलब मार्केटिंग के रैप पर में जो करना चाहिए वो हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हम देश बनाने में लगे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करने में लगे रहते। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है आपके जो आइडियाज है आप जनता तक पहुंचा पाते हैं? ये जो आपने अभी मुझको बोला कि कैसे आप बिहार को सुधारने वाले हैं, क्या जनता तक? मुझे नहीं लगता है बाकी लोगों को, बिहार के बाहर के लोगों को पता भी है। बिहार के लोगों को भी पता है क्या कि आप क्या क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि मार्केटिंग के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतना आपको, आपके लिए बहुत लाजमी है। 14 दिन की आपने कभी सुना था पूरे आजाद हिंदुस्तान में कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने लगातार 14 दिन जो है बिहार में गुजारे? तो हम जा रहे हैं ना बिहार में, गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। और हम, हमारे जो अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो गांव गांव पहुंचा रहे हैं हमारी बात को। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में हम अपनी पूरी बात पूरी तरीके से, जैसा आप कह रही हैं, उसी तरीके से पहुंचाएंगे। थोड़ा इससे हटकर थोड़ा आप पर प्रश्न करती हूँ, क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है। तो आज के दिन में कांग्रेस की प्रवक्ता होना इस एनवायरनमेंट में कितना मुश्किल है? आप थोड़ा एग्जांपल देके बता सकते हैं? देखिए, राजनीति और कांग्रेस
हमारा पैशन है, कांग्रेस हमारे खून में है। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होना गर्व की बात है, क्योंकि कांग्रेस के का इतिहास गर्व का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शर्म का इतिहास है। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को। आजादी के आंदोलन में कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें उसको शर्म महसूस हो, और आजादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी, उनका अनुषंगिक संगठन संघ या हिंदू महासभा या रामराज परिषद या क्या नाम आपकी जनसंघ, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसपे उनको गर्व हो। चाहे सत्ता हमारे विरोध में है या मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे विरोध में, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, हमें कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि हमारा इतिहास गर्व का है। हमारे ऊपर आप झूठ ही बोल सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना हमारे खिलाफ झूठ बोलते हैं, हमारे नेताओं के खिलाफ झूठ बोलते हैं, हम उनके खिलाफ उतना ही सच बोलने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं बेचारे। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, सारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया का पेनिट्रेशन लगभग 90% है, यूट्यूब और इंडिपेंडेंट मीडिया का शायद 10% हो, और मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके पार्टी, सिर्फ आपके पार्टी ही नहीं, सारी ऑपोजिशन पार्टी को देशद्रोही जैसे दिखाया जाता है, चिल्ला चिल्ला कर हर दिन। तो लोगों के मन में तो उसका असर भी होता है, बहुत लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। इसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये इस एनवायरनमेंट को जो आप है। आपका प्लान क्या है कि आपका खुद का छवि आप सुधारेंगे कैसे? नहीं, देखिए, फिर से वही बात है ना, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। आपने प्रश्न किया कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा करता है, इसका मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, हम ये देशद्रोही मैं नहीं है। समझती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सुनिए समझते ना, नहीं है। ना ना ना, बिल्कुल। जो 2014 से 2024 तक ये जो माहौल बना है, धीरे धीरे सब लोगों को समझ में आ रही है। हमारे देश का जो जनमानस है वो बहुत समझदार है। आज की डेट में जिस तरीके से जो राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा शुरू की, तो उसके शुरू करने के पीछे ही कारण यही था कि मेन स्ट्रीम का मीडिया साथ नहीं दे रहा था। तो इसका जवाब है सीधे जनता में जाना, पीपुल टू पीपुल, वन टू वन कॉन्टेक्ट करना। भाई, आप मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आप साथ नहीं दे रहे, मत दीजिए। जनता में तो हम आप जाएंगे ना, तो आप देखिए कि जब जनता में श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उससे पहले सिर्फ एक आदमी चला था इतनी लंबी यात्रा, वो थे आदि गुरु शंकराचार्य। मैं गुरु शंकराचार्य जी को राहुल गांधी जी को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी धार्मिक यात्रा थी, ये राजनीतिक यात्रा, सामाजिक यात्रा थी। लेकिन उससे पहले इतना लंबा पैदल कोई नहीं चला था। तो देश ने राहुल गांधी जी को हाथों हाथ लिया। आप देखिए, उसके बाद कांग्रेस अपने आप उठी। उसके बाद राहुल गांधी जी अरुणाचल से मुंबई तक की यात्रा की, जिसमें कहीं पैदल कहीं बस में, आपके सामने। तो अगर आप देश में यात्रा करते हैं, जनता के बीच में जुड़ते हैं, गांव गांव जाते हैं, पांव पांव जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे राहुल गांधी जी हमारे बड़े ही नेता जाएं, कहीं पे हम चले जाते हैं, कहीं पे और हमारे नेता जाते हैं। तो अब छवि जो है, उनको सबको पता चल गया है, सब लोग। अब मैं आपसे बताऊं, 60% से ऊपर लोगों को पता चल गया कि मेन स्ट्रीम का मीडिया झूठा है, मक्कार है और पैसा लेकर के भाजपा की गुण गाता है। अब उनका विश्वास बहुत तेजी से मेन स्ट्रीम मीडिया पे घट रहा है। अब तो मैं आपको बताऊं, छोटी सी अपने आंखों के सामने की वो करता हूं। एक पुलिस का कांस्टेबल खड़ा हुआ था 8-10 दिन पहले, एक पत्रकार आया आईडी लेकर के, उसने आगे जाने की इजाजत मांगी, तो उसने कहा कि नहीं, आगे नहीं जा सकते। मैं वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने कहा, भाई क्यों नहीं जा सकता, मैं पत्रकार हूं। तो पुलिस वाले ने मालूम है क्या जवाब दिया था? कहन, कौन सी पार्टी के पत्रकार हो? आई स्वेयर। तो अब जब ये स्थिति आ गई है, तो लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग जान रहे हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता तो है, 43% उसका लोकप्रियता है, जो सबसे ज्यादा किस लोकप्रिय। एजेंसी ने सर्वे किया? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट एजेंसी, लेकिन ये आपको भी मानना पड़ेगा कि मोदी जी अभी भी अब अभी सबसे अभी नहीं नहीं, मैं आपको लोकप्रिय बताता हूँ, नेता है। वो जो लोकप्रिय नेताओं की एजेंसी आती है ना, अभी आज से 5 साल पहले मोदी जी को एक पुरस्कार दिया था, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, फिलिप कोटलर पुरस्कार। नहीं, वो सही है वो अरे सुनिए, लेकिन सुनिए ना, सुन पता तो है लीजिए, मुझे। मैं आपको, मैं हम्म बताता हूँ आपसे ना। मैं मोदी जी की लोकप्रियता तो है ही है, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। हम्म
लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता कंप्रोमाइज्ड है। और अगर उतना भी आप, वो चोरी करने के बाद भी 240 सीटें रह गई ना उनकी, तो यानी उनकी लोकप्रियता में कमी आई। और हम 54 सीटों से 99 सीटों पर पहुंचे, यानी हमारी लोकप्रियता दुगनी हुई। आप समझिए बात को। पब्लिक देख रही है ना सारी, जबकि सारा मीडिया उनके साथ, सारे संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ, सीबीआई उनके साथ, ईडी उनके साथ, सीआईडी सीबीआई उनके साथ, इनकम टैक्स उनके साथ, उसके बाद भी हमारी लोकप्रियता तो 100% बढ़ी और मोदी जी की लोकप्रियता 40% घटी। तो हम आज की डेट में धीरे धीरे उनको एट पार कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ वन डे गेम। जब हमने अंग्रेजों को भी हराया था, तो अंग्रेज भी एक दिन में नहीं भारत छोड़ करके गए थे। हम लंबी लड़ाई लड़ने के आदी हैं, और हम इनकी चोरी को पकड़ेंगे और इनकी चोरी को कानून के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और आप भरोसा कीजिए, अगर वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो मैं और आप ये डिस्कशन ये नहीं कर रहे होते, और मैं और आप डिस्कशन कर रहे होते कि आज की डेट में वर्ल्ड इकोनॉमी में हिंदुस्तान की क्या पोजीशन हो रही है और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी अफगानिस्तान पर क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी अरब पाकिस्तान की, कह रहे सऊदी अरब पाकिस्तान की डील पर क्या कह रहे हैं। चबहार पोस्ट पर अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई होती कि वो सैंक्शन लगा देता। तो हम लोग फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे होते, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे होते। लेकिन उन्होंने वोट मैनेजमेंट किया, वोटों की चोरी किया। तो ये नकली रूप से सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, असली रूप में नहीं है। अगर असली रूप में होते तो इनकी सीटें 140 नहीं आनी थी। हम्म। आप कांग्रेस पार्टी में कब से है और किस लिए आए कांग्रेस पार्टी में, कैसे आना हुआ? हम लोग तो जन्मजात कांग्रेसी हैं। हमारे जो बड़े बाबा थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे बड़े हमारे, वो जिला परिषद के चेयरमैन थे 11 साल, जो मेरा नेटिव प्लेस है सहारनपुर। और कांग्रेस में एक्टिव मुझे जो किया वो 2006-2007 में, हमारे हमारे बाबा जी के वो साथी थे क्रांति कुमार जी। वो एक्सपायर 93 की एज में अभी एक्सपायर हुए 5 साल पहले। वो और मेरी मदर एक ही दिन एक्सपायर हुई थी। तो वो मेरे तरीके से पॉलिटिकल मेंटोर ही नहीं थे, मेरे पॉलिटिकल माँ भी थे। अच्छा। तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में वो लेकर के आए। रीता बहुगुणा जी प्रदेश अध्यक्ष थी पहले, तो उनके साथ वो उन्हीं के घर में रहती थी। रीता जी का घर जो जलाया गया था बीएसपी के द्वारा, वो उन्हीं का घर था, क्रांति कुमार जी का। तो वो लेकर के आए, उसी तरीके से चलते रहे, बढ़ते रहे। और रही स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, हम लोग शुरू से थे। हम्म। तो एक पॉलिटिकल खून था, पॉलिटिकल डीएनए आप कह सकती हैं। तो वो, उसको जो रास्ता मिला, कांग्रेस का ही रास्ता मिलना था। हमारा रास्ता पूरा पूरा, मैं आपको साफ बताता हूं कि हमारा रास्ता सेकुलर रास्ता है। मैं थोड़ा एक पर्सनल भी चीज पूछती हूँ। रिसेंटली प्रधानमंत्री के माँ के बारे में एक कुछ भद्दी टिप्पणी आपके कांग्रेस पार्टी के मंच से किसी ने किया था, और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। प्रधानमंत्री ने आके रोया था और कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है। उस वक्त सारी जगह पे चर्चा था कि आपके माँ के बारे में किसी ने बीच बीच डिबेट में बीजेपी के कोई प्रवक्ता ने कुछ बहुत बुरी चीज कहा था। मुझे पता नहीं क्या बोला था। आप क्या समझते हैं, ये जो नया ये कल्चर आया है किसी के माँ के बारे में बात करना? देखो जया, माँ तो सबकी माँ है। किसी की भी माँ को गाली देना, अपनी माँ को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा करना होता। और वो बड़ी गंदी घटना हुई थी, आई डोंट वांट टू रिमेम्बर दैट। एक हम लोग डिबेट में थे, बीजेपी का एक प्रवक्ता था प्रेम शुक्ला, उसने मेरी माँ के लिए गाली दिया। और माँ को भी गाली इसलिए दिया कि उसके बाद कंटेंट खत्म हो गया था। मुद्दा यही था, भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर का था। हम लोग उनको वो कर रहे थे कि आपने सीज फायर जो है वो गलत किया। उन्हें भी पता है कि उन्होंने सीज फायर गलत किया, लेकिन वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए आखिरी में माँ की गाली पर आ गए। वही घटना प्रधानमंत्री के लिए भी हुई, हमने उसका भी उतना ही कंडेम किया। लेकिन प्रधानमंत्री को जो गाली दिया था, वो किसी पार्टी के नेता ने नहीं दिया। मंच हमारा था, वो मंच खत्म हो चुका था। राहुल गांधी वहां से जा चुके थे, तेजस्वी यादव वहां से जा चुके थे, मंच का संचालक वहां से नौशाद अली जा चुका था। वो जो मन बढ़ लड़के होते हैं ना, उसके बाद वो मंच पे खड़े हो जाते हैं
तो वो खड़े हुए थे, उसमें भी हमने एफआईआर कराया, उस लड़के को गिरफ्तार करा दिया जिसने प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया। हमने गिरफ्तार भी करा दिया, आज भी वो जेल में है। नौशाद जो हमारा मंच का संचालक था, जिसने वो पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उसने हाथ जोड़ के 3-3 बार माफी मांगी प्रधानमंत्री जी से, उसको भी जेल भेज दिया जबकि वहां मौजूद नहीं था। सब हमने किया, लेकिन अब आप देखिए कितना दोहरापन है, मैं दोगलापन नहीं कहूंगा, कितना दोहरापन है भाजपा का, कि वहां कह रहे हैं कि राहुल गांधी से कहो माफी मांगे। तो भाई जब मेरी मां को भाजपा के ऑफिशियल प्रवक्ता, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीब प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने गाली दी, क्या मोदी ने माफी मांगी? या मेरी मां और नरेंद्र मोदी जी की मां अलग अलग है? मेरी भी मां पॉलिटिक्स में नहीं है, मेरी भी मां मर चुकी है। मैं आखिरी प्रश्न आपसे करती हूँ। आप बहुत दिन से आपका पॉलिटिकल करियर रहा है। आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हैं आपका निजी एक्सपीरियंस, जहां आपको, जो घटना से आपको लगा हो कि आई एम अ प्राउड इंडियन, मैं इस देश के लिए भारतीय होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। ऐसा कोई ये तो एग्जाम्पल दे सकते हैं? एक्चुअल में ये तो हर दिन लगता रहता है। आप जब देखिए कि जब हम देश के निर्माण की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे कुछ मित्र थे बॉम्बे में आए थे, अमेरिका से आए थे, और जब हमने मनरेगा की बात करी तो वो देवर अमेज्ड। इकोनॉमिस्ट थे वो, बहुत हमारा विरोध कर रहे थे कि हमारे यहाँ ये करप्शन है, हमारे यहाँ वो करप्शन है। हमने कहा कि देखो हम मनरेगा लागू किया, और हमने मनरेगा लागू करके अमेरिका का जो फाइनेंशियल वो था, जो टर्मोइल था, उससे हम लोग बच गए। दुनिया में जो आर्थिक मंदी आई थी, अमेरिका फंस गया था, हम बच गए थे। तो देवर अमेज्ड एकदम। अरे मैंने कहा वी आर प्राउड दैट वी हैव प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वी आर प्राउड दैट कांग्रेस इज देयर विद अस। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने में। तो अब यहीं पे इसको खत्म करते हैं, लेकिन बातचीत रहेगा क्योंकि अभी शायद बहुत कुछ विस्फोटक आने वाला है, तो फिर से हम बात जरूर करेंगे। हम हमेशा आपसे बात करना हमेशा अच्छा लगता है, और आप कभी भी जब भी कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। नमस्कार।